आज़ादी के आंदोलन का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसकी शुरुआत करेंगे। तो साथी शुरू करते हैं। साथियों, 1857 की क्रांति के बाद से गतिविधियां रेगुलर जारी थी, ये हमको ध्यान रखना है। कांग्रेस का अचानक उदय नहीं हुआ। कांग्रेस का उदय भी जो आंदोलन चल रहे थे उन्हीं आंदोलनों के हिसाब से जो संगठन बन रहे थे उसी क्रम में कांग्रेस का उदय हुआ। तो बंगाल का आंदोलन प्रमुख तौर से रेगुलर ही चल रहा था, उसी तरीके से बम्बई में आंदोलन चल रहा था, मद्रास में आंदोलन चल रहा था। तो हमको ये समझना है कि जो आंदोलन है वो निरंतर थे। तो पहले चर्चा कांग्रेस के पूर्व के जो आंदोलन है उन पर साथी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। राजा राममोहन राय के समय से ही अंग्रेजों से डायलॉगिंग शुरू हो गई थी। राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के समक्ष भारतीयों की जो मांगे हैं उनको रखा। तो शुरुआत यहाँ से हुई साथियों। तो साथियों, राजा राममोहन राय थे, उन्होंने एक सबसे बड़ा काम ये किया था कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बात को रखते थे। उसके साथ में ही साथियों राजा राममोहन राय ने एक मांग रखी थी कि जो सिविल न्यायालय हैं उसमें जो न्यायाधीश हैं, उसके अलावा जो उच्च पद हैं उन पर भी भारतीयों की नियुक्ति की जाए। ये मांग अंग्रेजों से राजा राममोहन राय ने रखी थी और यहीं से एक सिलसिला चालू हो गया था चर्चा का अंग्रेजों के साथ। अब साथियों, जो संगठन बने उन पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक अंग्रेज थे हेनरी विलियम डिजेरियो। इनका समझ ये था, जो भारत देश की परिस्थिति थी उसको देखकर इन्होंने एक अभियान चलाया, लोगों को समझाया कि राजनीतिक रूप से आप जागरूक हो। तो इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया था, द ईस्ट इंडिया। एक संगठन बना था बंग भाषा प्रकाशन संघ, ये 1836 में बना था। इसके बाद दूसरा एक संगठन बना था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसको हिंदी में कहते थे जमींदार एसोसिएशन। ये साथियों 1838 में बनी थी और इसके जो संस्थापक थे वो द्वारकानाथ टैगोर थे और इसके सारे सदस्य जो थे सारे जमींदार थे। साथियों, तीसरा जो संगठन बना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये 1843 में बना। इसके बाद से साथियों 1851 में राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई और इस संगठन के माध्यम से फिर अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखा। इसके बाद साथियों, जैसे मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ जमींदारों का संगठन था, तो ये सिर्फ जमींदारों के लिए बात करते थे। तो इसके बाद से साथियों 1875 में एक नया संगठन बना जिसका नाम था इंडियन लीग और इसको शिशिर कुमार घोष ने बनाया था। और इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका थी जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। ये पत्रिका का सर्कुलेशन बड़े समय तक बड़ी संख्या में बंगाल में होता था। वो इनका उद्देश्य था कि आम जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना। इसके बाद साथियों कुछ समय के बाद से जो इंडियन लीग थी उसका नाम बदला गया और 1876 में इंडियन लीग का नाम बदल करके इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। और इंडियन एसोसिएशन का जो गठन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया। इसके साथ ही इन्होंने जो मध्यम वर्गीय लोग थे, आम जनता थी, उनको भी संगठन में शामिल होने का अवसर दिया। मध्यम वर्गीय का मतलब ये था साथियों, जो वकील हैं, जो पत्रकार हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसको भी शामिल करने का मौका इन्होंने दिया। और इसके बाद से साथियों अपनी बात को बहुत ही ताकतवर तरीके से समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जनता के समक्ष रखते थे। उसी समय अंग्रेजों के लगा कि ये सारी पत्रिकाएं जो है अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे। इसीलिए अंग्रेजों ने 1878 में देसी प्रेस अधिनियम का एक कानून लेकर के आए और इन्होंने इस कानून के तहत जो ये पत्रिकाएं थी जो हिंदी और बंगाली भाषा में छपती थी, इनको ये कहा कि जो भी ये पत्रिकाएं अंग्रेजों के विरोध में कुछ भी छापती हैं तो इनका प्रेस को जब्त कर लिया जाए और इनका जो है जो पत्रिका चलाते हैं उसको भी बैन कर दिया जाए। इस तरीके से एक दमनात्मक कानून अंग्रेजों ने 1878 में बनाया। 1878 में ही वो ये कानून और उन्होंने बनाया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट से उन्होंने जो हथियार थे उनकी रखने की स्वतंत्रता भारतीयों से छीन ली। अब यहाँ से अंग्रेजों को डर पैदा होना शुरू हो गया था और इन दोनों कानूनों के माध्यम से
अंग्रेजों का दमन चक्र शुरू हो गया। यहाँ से ये हमको साथी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके आगे चल करके साथियों सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे, इन्होंने प्रथम नेशनल कांग्रेस का गठन किया। इसका गठन 29 दिसंबर 1883 में किया और इसका द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 दिसंबर 1885 को हुआ। अब हमको साथ ये समझना है कि ये देखो बंगाल के संगठन है, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक देश भर के संगठन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समय 1885 में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई, इसलिए कांग्रेस की स्थापना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। आगे चलकर के नेशनल कांग्रेस में विलीन हो गया था। अब साथियों हम कांग्रेस की चर्चा शुरू करते हैं। उस समय का स्थिति यह था कि बंगाल में भी अराजकता हो रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। उसके अलावा मुंबई और मद्रास के अंदर भी इसी तरीके के संगठन थे जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे बंगाल में थे। और सभी जगह अंग्रेजों से टकराव शुरू हो गया था, किसी न किसी रूप में टकराव हो रहा था। जो एक अंग्रेज थे येओ ह्यूम, उन्होंने इस संगठन को बनाने की पहल की। उनका लक्ष्य था कि एक ऐसी शासन व्यवस्था कायम हो जो अंग्रेजों के अधीन हो और उसके शासक भारतीय हों। इस तरीके से एक व्यवस्था को धीरे धीरे वो बनाना चाहते थे। उसके अलावा दूसरा उनका लक्ष्य था कि जो भी ये आंदोलन चल रहे हैं, इस आंदोलनों में कोई एक मंच नहीं था कि किसी मंच से कोई भारतीय कुछ बात कहे और उसको अंग्रेज मान लें तो बहुत सारा विवाद टल जाए। इस तरीके का कोई मंच नहीं था। तो अंग्रेजों को लगा कि ये मंच अगर हम बना देंगे तो भारत देश की जो जनता है, जो आंदोलनकारी हैं, इनके मुद्दे इस मंच के माध्यम से उठाएंगे और इससे हम कोई ना कोई चर्चा समाधान करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो गुस्सा इकट्ठा होता है वो गुस्सा निकल जाएगा। इसलिए कुछ लोगों ने कांग्रेस को सेफ्टी वाल कहा, अंग्रेजों का सेफ्टी वाल कहा। तो बहुत सारी सोच थी, बैकग्राउंड थी अंग्रेजों के दिमाग में। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस का गठन करवाया। ये जो ह्यूम जो थे, उनका मानना ये था कि राजनीतिक रूप से कुछ अधिकार भारतीयों को मिले। ये उनका समझ था, या तो वो उनकी दिमाग की समझ थी या वो अंग्रेजों की समझ थी। ये हमको ध्यान रखना, क्योंकि ये ह्यूम जो है अंग्रेजों के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे और 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन को स्थापित किया। हिंदी में इसका अर्थ था भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1885 में ये जो ह्यूम थे, उनकी समझ थी कि अंग्रेज जब तक चाहेंगे नहीं तब तक अखिल भारतीय स्तर का कोई संगठन नहीं बना सकता। उस समय के जो वाइसराय थे, उनका नाम था डफरिन। डफरिन से जाकर के शिमला में मिले और उनको ये समझाया कि हम एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण कर रहे हैं, जो संगठन भारतीयों के सारे मुद्दों पर चर्चा करेगा। फाइनली उनने जो इस तरीके से डफरिन को कन्विंस किया कि डफरिन तैयार हो गए। उसके बाद से येओ ह्यूम ने 25 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक बुलाई और वहीं पर इस संगठन को घोषित कर दिया। उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, कांग्रेस नहीं था। इसके बाद से जो ये संघ बना, इसमें दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता जी थे, दिनसा बाचा, इस प्रकार से 72 लोगों का एक कमेटी बना था। दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता के सलाह से जो राष्ट्रीय कांग्रेस संघ जो नाम था, उसका नाम बदल करके अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। और इसके साथ ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया, जो ये पहला सम्मेलन मुंबई में हुआ था। इसका जो गठन हुआ था कांग्रेस का, इसमें 72 सदस्य थे। अधिकतर सदस्य या तो जमींदार थे या वकील थे या पत्रकार थे। ये हमको ध्यान रखना है। ये मध्यम वर्गीय जो समाज था, जो बातें उठा रहा था, इन्हीं की बातों को अंग्रेजों ने सुनने के लिए इस संगठन का निर्माण किया था। तो ये एक वर्गीय चरित्र जिसको हमको समझना। उस समय इस कांग्रेस के अंदर ना तो कोई आम जनता के लोग शामिल थे, ना आम जनता के लिए बात करना इनका कोई लक्ष्य था। और ये कहा गया कि ये एक सामाजिक संगठन है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है।
और इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता है वो WC बनर्जी ने की थी और इसके महासचिव जो है वो येओ ह्यूम थे और उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था लोक मित्र समाचार पत्र। इस समाचार पत्र के माध्यम से वो अपनी बात जनता के सामने रखते थे। यानी येओ ह्यूम का जो काम था वो ये था कि कैसे भी करके भारतीयों को कुछ अधिकार मिले मगर शासन व्यवस्था अंग्रेजों की ही रहे। ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजों की शासन को उखाड़ के फेंक दिया जाए और भारतीयों को स्वतंत्र करके वो अपनी स्वतंत्र सरकार बनाए। ये लक्ष्य येओ ह्यूम का नहीं था। ऐतिहासिक तथ्य जिसको हमको ध्यान रखना, और शुरुआत में कांग्रेस का भी ये लक्ष्य नहीं था, यह भी हमको ध्यान रखना है। और साथियों, जो ये पहली कांग्रेस हुई थी इसके अंदर 9 प्रस्ताव पारित किए थे। एक चीज और समझना है कि कांग्रेस में प्रस्ताव पारित होने का मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज पूरा उसको मान लेंगे। ये एक तरीके का निवेदन था जो कांग्रेस की तरफ से अंग्रेजों के सामने रखा जाता था। अंग्रेज इसको मानेंगे नहीं मानेंगे ये इसका कोई दबाव नहीं था और इसका कोई गारंटी नहीं था। ये एक परिस्थिति थी जिसको हमको ध्यान रखना है। और ये बात मैं शुरुआती दौर की बता रहा हूँ। धीरे धीरे करके कांग्रेस में विकास हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे करके परिस्थितियां भी बदली, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद से साथियों, हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। दिसंबर में अधिवेशन होता था और दिसंबर में सारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को पारित करा करके सरकार के सामने रखा जाता था। तो ये प्रक्रिया एक शुरू हो गई और शुरुआती दौर में जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आम जनता की कोई मांगे नहीं थी। इस बात को ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। उसके बाद से 1886 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ और इसी सम्मेलन में जो बंगाल की जो इंडियन एसोसिएशन थी उसका विलय कांग्रेस में हो गया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तीसरा 1887 में जो सम्मेलन हुआ वो मद्रास में हुआ। हमको ये भी समझना है कि ये कांग्रेस के सम्मेलन पूरे देश में अलग अलग जगह कर रहे थे। वो इस कांग्रेस को एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित करना चाहते थे। और इस सम्मेलन के अंदर जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस का जो स्वरूप था, शुरुआत में सर सैयद ने भी कहा कि हिंदुओं का संगठन है, तो इस कांग्रेस ने कोशिश की कि हम मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ें। उसमें जो तीसरा सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष एक मुसलमान को बनाया जिसका नाम था बकरुद्दीन सैयद। इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्होंने अपील की मुस्लिम समाज को कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े। यहाँ से कांग्रेस ने मुसलमानों को भी विश्वास में लेने का काम शुरू किया। अब इसी सम्मेलन में क्या हुआ कि गौरक्षा का कोई एक विवादास्पद कोई एक मुद्दा था। गौरक्षा का जो मुद्दा था उस मुद्दे को इस सम्मेलन में रख दिया। उसके बाद से वहाँ विवाद की स्थिति बन गई क्योंकि अंग्रेज एक सामूहिक संस्कृति से सबको लेके चल रहे थे। इस बात से इसको समझना है कि कांग्रेस के अंदर भी शुरू में 2 ग्रुप थे, जो बार बार कह रहा हूं मैं। एक ग्रुप था जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा के साथ चल रहा था, एक ग्रुप था दूसरा जो हिंदू राष्ट्र का जो दर्शन है उसको लेकर वो चल रहे थे। इसलिए वो कांग्रेस के साथ ही शामिल थे। शुरुआती दौर में दोनों दल कांग्रेस के साथ ही शामिल थे। तो यहाँ से ये जो विवाद हुआ इसको फिर सुलझाने की कोशिश की गई। इसके बाद से साथियों, जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको समझाया गया और उनको कहा गया कि अब इस तरीके से कोई मुद्दे नहीं आएंगे, कोई विवादित मुद्दा हम जो है उसको कांग्रेस में लेकर के नहीं आएंगे। उसके बाद से 1888 में इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ और इलाहाबाद का जो अधिवेशन था उसमें पहली बार लाला लाजपत राय उस अधिवेशन में शामिल हुए थे। उसके बाद से साथियों 1889 में जिसका नाम था कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी, उसकी स्थापना की। उन्होंने कहा कि अपनी बात आप इस कमेटी के माध्यम से यहाँ रखो आप। उसके बाद जो 5वां अधिवेशन 1889 में बंबई में हुआ और इस प्रकार से साथियों ये अधिवेशन होते रहे और इस कांग्रेस के अंदर दोनों विचार के लोग शामिल रहे और ये नॉर्मल तरीके से चर्चा का दौर 1905 तक चला। और इस समय तक जो कांग्रेस थी उसके अंदर जो मध्यवर्गीय उदारवादी लोग थे उनका जो है कब्जा था।
और वो एक कोशिश करते थे फाइनली कि किसी भी तरीके का विवाद ना हो। जब क्रांतिकारी अवधारणा पैदा हुई, दूसरा ग्रुप बना और उन्होंने क्रांतिकारी तरीके की बातें करना शुरू किया। उस समय जो एक ग्रुप था, इसने बहुत ही ताकत से उनको रोका। इनको डर लग रहा था कि यदि ये कुछ अंग्रेजों से झगड़ा करेंगे तो हमने 15 साल में जो पाया वो भी खत्म हो जाएगा, वो अंग्रेज हमको फिर कुछ करने नहीं देंगे। इस तरीके की समझ दोनों पक्षों की थी। मगर 1905 के बाद क्रांतिकारी जो गुट था उसका अस्तित्व बढ़ने लगा और जो नरमपंथी नेता थे उनका अस्तित्व थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। इसलिए यहाँ से हम देखते हैं कि नरमपंथी और गरमपंथी दो तरीके के गुट में कांग्रेस बट गई। एक्चुअल हम अगर इसको पकड़ते हैं तो नरमपंथी गुट का अर्थ था कि ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है उसकी अवधारणा को लेकर के चल रहे थे। सामूहिक संस्कृति, अनेकता में एकता, इस सारे कॉन्सेप्ट को लेकर नरमपंथी चल रहे थे। दूसरे जो गरमपंथी थे ये वो लोग थे इसमें शुरुआती दौर में जिनको क्रांतिकारी कहा गया उस समय, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ खड़े थे, जिनका समझ था कि अंग्रेजों से राज लेने के बाद हमको हिंदू राष्ट्र कायम करना है। इस तरीके की समझ को लेके चल रहे थे। मगर इसके साथ में सबकी सामूहिक समझ थी कि अंग्रेजों से हमको देश को आजाद कराना है। यह सबकी सामूहिक समझ थी। अब एक गुट की समझ ये थी कि नरम तरीके से आजाद होगा, हम इस सत्ता को ब्रिटिशों के हाथ से निकाल पाएंगे, और दूसरा ग्रुप का ये था कि संघर्ष करके, लड़के, इनको दबा के हम इस सत्ता को छीन सकते हैं। तो इस तरीके के साथियों दो तरीके के गुट जो है जनरेट हो गए। अब साथियों हम इस आंदोलन में यहाँ तक ये समझ लेते हैं कि इस कांग्रेस का जो ये आंदोलन था इसकी क्या कमजोरियां थी और इस आंदोलन से देश को क्या मिला। सीधी तौर पे तो देश को कुछ नहीं मिला, छोटे मोटे अधिकार मिले मगर उसका कोई मतलब नहीं था। मगर कांग्रेस का एक सकारात्मक पक्ष था कि कांग्रेस निरंतर रूप में लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा कर रही थी, जो खासतौर से मध्यम वर्गीय समाज था, और इनका जो चर्चा था, डिस्कशन था, अपना पक्ष अंग्रेजों के सामने रख रहे थे। ये निरंतर एक भारतीयों के अंदर एक राजनीतिक जागरूकता और एक पक्ष बनाने का काम इन्होंने किया। अगर ये पक्ष नहीं होता तो आगे चल करके हम इस आज़ादी का जो लड़ाई है, जो महात्मा गांधी और बाकी क्रांतिकारियों ने लड़ा, ये हम नहीं लड़ पाते अगर ये संगठन नहीं होता। तो कांग्रेस के माध्यम से ही सारी चीजें जुड़ी हुई थी और इसी संगठन के माध्यम से जुड़ करके आगे का आंदोलन चलाया गया। ये इनका एक तत्व था जिसको हमें कह सकते हैं ये इन्होंने पाया। उसके अलावा साथियों कांग्रेस के आने के बाद से जो चर्चा शुरू हुई, एक राष्ट्रीय अवधारणा पैदा हुई। शुरुआती दौर में राष्ट्रीय अवधारणा नहीं थी, राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी। इस पूरे कांग्रेस के आंदोलन से एक राष्ट्रीय अवधारणा पैदा हुई और राष्ट्रीय अवधारणा के अंदर भी ये चर्चा हुई कि राष्ट्र कैसा होगा। और यहीं से मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहां से लोगों के दिमाग में समझ आने लगी कि राष्ट्र कैसा होगा और किसका होगा। सावरकर जी ने भी ये कहा कि ये राष्ट्र जो है, स्वराज जो है, स्वराज जो शब्द आया जब उन्होंने कहा स्वराज, किसका स्वराज, तो किसका स्वराज का अर्थ था कि ये जो अलग अलग धारा है उसमें से किसका स्वराज होगा। तो हमको ये समझना है कि जैसी राष्ट्रीय अवधारणा को पैदा हुई उसी तरीके से जो अलग अलग विचारधारा थी हमारे देश के अंदर, उन विचारधाराओं ने भी अपनी अवधारणाओं को इस राष्ट्रीय आंदोलन में या राष्ट्रीय जो समझ पैदा हो रही थी उसमें डालने की कोशिश की। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कांग्रेस के साथ में कितने कितने ग्रुप थी, कितनी कितनी धाराएं थी, जो धाराएं आगे चल करके एक विचारधारा के रूप में परिवर्तित हुई। तो यदि आपने वो मेरा वीडियो ना सुना हो तो कांग्रेस का जो उत्पत्ति वाला वीडियो है उसको जरूर सुन लें, पीछे है वो, ताकि आप इस सारी बात को समझ सकें। दूसरा साथी इसकी कामयाबी ये थी कि इन्होंने जो अंग्रेजों की नीतियां थी, जो साम्राज्यवाद की लूटने की नीतियां थी, उसके प्रति जनता को जागरूक किया और साथ में अपना एक पक्ष भी जनता के सामने रखा। और निरंतर अंग्रेजों की जो गलत नीतियां हैं, जैसे इन्होंने धन निष्कासन की थ्योरी दादा भाई निरोजी ने जो रखी थी, उससे ये साबित करने में सफलता हुई, क्योंकि उस समय तो बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजों को सही मानते थे, अंग्रेज जो विकास कर रहे थे उनका सपोर्ट करते थे, उनका समर्थन करते थे।
तो दादा भाई नौरोजी ने इस कांग्रेस के माध्यम से समझाने की कोशिश की जनता को कि अंग्रेज हमारे देश का भला करने नहीं आए हैं, वो हमारे देश को लूटने के लिए आए हैं। तो इस कांग्रेस के माध्यम से ये भी समझाने की कोशिश की गई, ये भी एक तरीके की एक कामयाबी थी। अगला साथियों, कांग्रेस ने एक मजबूत अखिल भारतीय संगठन का निर्माण किया जिसकी जरूरत थी। यदि ये धीरे धीरे करके अखिल भारतीय स्तर का संगठन नहीं बनता तो हम अपने देश के मुद्दे, अपने देश को एक साथ जोड़ने में, अपने राष्ट्र की और राष्ट्रीयता की भावनाओं को पैदा करना भी मुश्किल होता। इसलिए ये कांग्रेस का सकारात्मक पक्ष है, जो इन्होंने कुछ नहीं पाया उसके बाद भी ये पाया, जिसको हमको ध्यान रखना है। इनका कमजोरी ये था साथियों कि इनकी एक गलत समझ थी कि अंग्रेज एक मांग के माध्यम से पूरी शासन व्यवस्था भारतीयों को सौंप देंगे, जैसा उनकी परिकल्पना थी। ये परिकल्पना गलत थी उनकी, क्योंकि अंग्रेज जो है कांग्रेस के माध्यम से लोगों के अंदर लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, गुट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर इसी कांग्रेस को अंग्रेज पीछे से देश को बांटने के लिए, आपस में लड़ाई कराने के लिए, इस सब के लिए भी कांग्रेस के मंच का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस सबको इकट्ठा कर रही थी, मगर बाकी संगठनों को भी अंग्रेज भड़का रहे थे। सर सैयद अहमद जो थे वो मुस्लिम समाज को भड़का रहे थे, और सर सैयद अहमद को अंग्रेज पीछे से भड़का रहे थे, अंग्रेज उनको समर्थन कर रहे थे। इसी तरीके से जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी उनके पीछे भी बहुत सारे लोग थे। उसके बाद से कांग्रेस एक थी जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के साथ सबको पकड़ के चल रही थी, वो सामूहिक एकता बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से बहुत जगह कांग्रेस को जो नीचा दिखाने का काम किया, कांग्रेस जो मजबूत संगठन हो रहा था उसको कमजोर करने के लिए भी अंग्रेजों ने ये अलग अलग तरीके से गुट बना के खेल खेला। ये भी हमको ध्यान रखना है। और कांग्रेस की स्थिति ये थी कि कांग्रेस का जो ये सकारात्मक पक्ष है जिसको हमको समझना है कि कांग्रेस सारे राष्ट्र को बांधने की कोशिश कर रही थी विचारधारा के रूप में, और सारे ग्रुप अलग अलग तरीके से उसको बांटने की कोशिश कर रहे थे। और यही तंत्र था जिसके कारण से लोगों के अंदर अलग अलग जो ग्रुप थे, अलग अलग जो गुट बने, वो बंटवारा का भावना पैदा हुआ। ये हमको ध्यान रखना है। तो जो बंटवारा हुआ उसका नींव बहुत पहले से पड़ा था। जब से कांग्रेस बनी, कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में भी मैंने आपको बताया, उसी समय से विवाद शुरू हुआ था। तीसरे सम्मेलन में मुस्लिम को अध्यक्ष बनाया। तो हमको ये समझना है, इस पूरी धारा को हमको समझना है साथियों। तो इस तरीके से ये आंदोलन आगे चला। अब इसके बाद से साथियों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ताकि उस पूरी पॉलिटिक्स को हम आगे सही तरीके से समझ सकें। तो इस वीडियो को साथियों हम यहीं खत्म करते हैं, और आपसे अपील करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही दर्शन सीरीज के वीडियो को जरूर सुने। हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के बहुत सारे अलग अलग विषयों पे वीडियो है, उनको सुने और इन सारे वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।